हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल कुशवाहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं हम लोग वो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी से रिलेटेड होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन चीज़ें होंगी आपकी। कि एक तो आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड वन इज रेडिएशन। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में दे रखा है कि ई टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बी टेंस टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ये जो आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रा के फॉर्म में जो इस तरीके से दिखाया गया है, ये हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन है, ये प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी कैटेगराइज द स्पेक्ट जो रेडिएशन है उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले, और हाँ, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, या फिर ये कहें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्योंकि हम लोग रिलेशन क्या पढ़ते हैं, वेवलेंथ जो होती है और एनर्जी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एज इट इज़ यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला रेडिएशन हमारा कॉस्मिक रेस है, दूसरा रेडिएशन हमारा गामा रेज होता है, थर्ड रेडिएशन हमारा एक्सरे है, फोर्थ है यूवी, फिफ्थ है विजिबल। विजिबल में आप देख सकते हैं, विजिबल में विबग्योर से अगर हम लोग बात करें तो सेवन कलर जो होते हैं, जो विजिबल जो हमको दिखाई दे, तो सेवन कलर जो और रेडिएशन हमारे होते हैं। इसके बाद होता है आई आर, देन माइक्रोवेव एंड लास्ट वन इज रेडियो वेव। जो ये आपको रेडिएशन दिखाई दे रहे हैं कि सबकी एनर्जी और वेवलेंथ अलग अलग होती है और सबका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये अलग अलग है सारी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में पूछा जाता है, चाहे वो एमएससी का एग्जाम हो या बीएससी का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे ही जाते हैं। तो जैसे आप सपोज दैट आप मान सकते हैं कि हमारे पास में ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल पर हम लोग क्या रेडिएशन अप्लाई कराएंगे, रेडिएशन फॉल कराएंगे। तो रेडिएशन के थ्रू हम लोगों को फोटॉन्स के थ्रू रेडिएशन पास आउट होता है, फोटॉन्स एनर्जी के थ्रू। अब देख सकते हैं कि जब भी रेडिएशन मैंने मान लिया यूवी का फोटोन दिया है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज का मैंने फोटोन प्रोवाइड कराया मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। तो मॉलिक्यूल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल कराया जाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जो कि हमारे सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद में एन से सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। स्टार टेंस टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एज इट इज अगर हम लोग यहाँ पर अब अप्लाई करें, फिर से एक फोटोन हम लोगों ने यहाँ फॉल किया है, और इस बार ये फोटोन मान लिया फिजिबल का है। तो जैसे ही विजिबल लाइट हम लोग डालते हैं तो ये हम लोगों को क्या करता है कि जो भी स्पेक्ट्रा हम लोगों को दिया जाएगा या जो भी सब्सटेंस होगा वो देखने के लिए, यानी कि विजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग विजिबल लाइट का यूज करते हैं। और इनका भी फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे लेजर जो है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन है या फिर टूल है विजिबल का। सिमिलरली अगर हम लोग फिर से रेडिएशन प्रोवाइड करा रहे हैं मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल को इस बार जो रेडिएशन हम लोग फोटोन प्रोवाइड करा रहे हैं वो फोटोन इस बार आईआर का है। तो जब इंफ्रारेड किसी को भी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है तो मॉलिक्यूल क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट्स करने लगते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होने लगता है तो यहाँ से मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एज अ स्प्रिंग फंक्शन करने लगता है। देन हम लोग यहाँ से आईआर के थ्रू हम लोग फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन हम लोग आईआर के थ्रू करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में
IR के बाद अगर आपने उसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इस बार मॉलिक्यूल को अगर आप माइक्रोवेव देते हैं, तो माइक्रोवेव जैसे ही मिलती है मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, रोटेट होने लगते हैं। मॉलिक्यूल में रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है और रोटेशन के थ्रू फिर हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। देन जब हम लोग बात करते हैं रेडियो वेव की, तो जब रेडियो वेव किसी भी मॉलिक्यूल पर अप्लाई होती है तो रेडियो वेव बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, जिसके थ्रू हम लोग स्केलेटन का पता लगाते हैं कि जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर दिए रखा है, जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है, उसका स्केलेटन क्या है। ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, माइक्रोवेव के, विजिबल के, अल्ट्रावायलेट के। इसी तरीके से मैं आपको देखिए दिखा सकता हूँ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेंज कैसे कैसे चलती है। तो वेवलेंथ में आप देख सकते हैं गामा रेज है हमारे पास, गामा रेज है, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ आप देख सकते हैं कितनी हाई है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, बाकी सारे देखिए नेगेटिव वैल्यू में है। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और इनका स्पेक्ट्रा भी इजीली आराम लोग से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एनएमआर यूज होती है रेडियो वेव के लिए, माइक्रोवेव में क्या होते हैं, रोटेशंस होते हैं। जो रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल जो होता है वो माइक्रोवेव के अंडर में आता है। विजिबल में हम लोग लेजर की बात करते हैं। आईआर जो है, तो आईआर में हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन की, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट किया जाता है, और साथ साथ वाइब्रेशंस बात किया करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, जो यूवी है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है। एक्स रे भी स्केलेटन पता लगाने का काम आता है, लेकिन सॉलिड स्टेट के लिए। जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल का अगर स्ट्रक्चर बताना हो, उसके लैटिस पॉइंट कहाँ है, कैसे है, उसमें कौन कौन सी मेटल है, या एक मेटल कितने से सराउंडिंग है, क्रिस्टल वॉइड्स क्या है, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज़ करते हैं। और गामा रेज कहाँ यूज़ की जाती है, मेडिकल लाइन में यूज़ की जाती है, किसके पर्पज़ के लिए, कैंसर के लिए, उसका ट्रीटमेंट कैंसर जो होता है वो चीज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए एक बेसिक सा दे रखा है कि रेडियो वेव का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है, इंफ्रारेड ये हमारे पास ट्रांसमिटेड हीट और सन फायर्स रेडिएटर्स होते हैं। विजिबल मेक थिंग्स एंड एबल टू सीन थिंग्स, यानी कि वस्तुओं को देखने के लिए। उसके बाद में जो हमारे पास में अल्ट्रावायलेट है, यूवी, यूवी कहाँ यूज करती है, एब्जॉर्ब बाय द स्किन, यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में यूज होता है। एक्सरे आपको पता है स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी स्केलेटन में। और गामा रेज का यूज क्या होता है, मेडिकल लाइन में, किलिंग कैंसर सेल्स, कैंसर सेल को किल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये है यूवी का पोर्शन, ये यूवी है हमारे पास, यूवी दे रखा है। अब यूवी में क्या होता है, ट्रांजिशंस होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, एन को क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे हाई ट्रांजिशन होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये देखिए दिखाया गया है हाई ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। उसके बाद होता है एन से सिग्मा स्टार, एन से ये एन से सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, एंड सबसे लीस्ट जो एनर्जी होती है वो एन से सिग्मा स्टार होती है। अब जैसे मान लो आप बात करते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार कहाँ होगा, तो स्टार की बात यहाँ हम कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है, ओनली और ओनली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है हमारे पास, एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स होते हैं सारे सेचुरेटेड में आते हैं। इसी तरीके से एन से सिग्मा स्टार की बात करेंगे तो एन का मतलब लोन पेयर और सिग्मा का मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं जिसमें लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे हमारे पास जैसे आप एल्कोहल यूज कर सकते हैं, ईथर में भी आर ओ आर, एमीन आर एन एच टू आप लिखते हैं तो यहाँ लोन पेयर और शेयर सिंगल बॉन्ड है। तो एन से सिग्मा स्टार जो होता है वो एल्कोहल, ईथर, एमीन इन सब में आता है। अब आता है पाई से पाई स्टार, तो पाई से पाई स्टार हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा, जैसे एल्कीन हो गई, एंड सेकेंड वन इज एल्काइन, यहाँ पर हमारा ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। थर्ड हमारे पास क्या आता है, एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार का मतलब क्या, जिसमें पाई बॉन्ड हो और साथ ही साथ क्या हो, पाई बॉन्ड के साथ साथ कुछ भी ऐसा लगाओ जिसके पास लोन पेयर हो।
तो कार्बोनिल ग्रुप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ऑक्सिम हो गया, एमाइड हो गया, ये सभी सी एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास में टाइप ऑफ ट्रांजिशन होगा जो अल्ट्रावायलेट में आते हैं। ये देखिए बगल में जो फिगर बना है, ये फिगर दिखा रहा है वाइब्रेशन को। तो देयर आर टू वाइब्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन IR रेडिएशन फॉल्स ऑन अ मॉलिक्यूल। जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर IR पास कराते हैं तो दो काइंड के हमारे पास वाइब्रेशंस होते हैं। एक वाइब्रेशन वो जिसमें बॉन्ड लेंथ जो होती है वो स्टेबल होती है, लेकिन एक्सिस हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ नीचे आपको दिखाता हूँ। दो कंडीशन हो सकती है, देखिए इस तरीके से। ये आपने एक सब्सटेंस ले लिया, एक रिजिड बॉल है और वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो देखिए क्या करूँ मैं, एक बार स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच हो गई, और स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इनिशियली लेंथ थी L, ठीक। जैसे ही स्ट्रेच कर दिया लेंथ में इंक्रीजमेंट आया, इतना इंक्रीमेंट हुआ, और जैसे ही उसको छोड़ दिया स्ट्रेच हो गई और लेंथ अब कम हो गई। तो देखिए लेंथ कंटिन्यू वेरी कर रही है। स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है कंटिन्यू। लेकिन अभी भी देखिए एक्स एक्सिस है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर भी। लेकिन जो एक्सिस है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक्सिस कांस्टेंट है। तो इस टाइप के वाइब्रेशन को जिसमें लेंथ वेरी करती है कंटिन्यू और एक्सिस क्या होती है वो कांस्टेंट होती है, तो ऐसे टाइप के वाइब्रेशन को कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और सेकंड केस की मैं बात करूं तो सेकंड केस में इस तरीके से, जैसे आपने एक रिजिड रॉड ले ली और इसको आप ऊपर लेके जा रहे हैं जैसे लाइक अ पेंडुलम, और फिर नीचे। तो लेंथ तो देखो सभी में आप देख सकते हैं L होगी, लेकिन जब आप ड्रॉप करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ऊपर फिर नीचे। तो जब ऐसे ऑसिलेशन करेगा तो एक्सिस क्या होगी, चेंज हो गई। तो जब एक्सिस चेंज हो जाती है और बॉन्ड लेंथ सेम रहती है तो ऐसे टाइप के वाइब्रेशन वो बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ molecule when a radiation of IR falls on a molecule. So that is stretching and bending. Stretching vibration are those vibration in which bond length are vary but bond axes are same. Uh, on the other hand, bending vibration is length same या length is constant but bond axis क्या वेरी करेगा। ठीक है, अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो होते हैं हमारे पास में, तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो पार्ट के होते हैं। सिमेट्रिक में मतलब क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये अगर आपका सेंट्रल एटम है जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये सेंट्रल एटम एक है हमारे पास में, तो दोनों ही साइड एटम या तो सेंट्रल एटम से दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, या तो टुवर्ड्स टू द सेंट्रल एटम, या तो दोनों अवे जाएंगे सेंट्रल एटम से या तो दोनों सेंट्रल एटम की ओर आएंगे। तो ऐसा सिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक में आप क्या होगा कि एक जो साइड एटम होगा वो अप्रोच करेगा सेंट्रल एटम की तरफ और दूसरा जो है वो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम जाएगा, तो इसको एसिमेट्रिक कहते हैं। और नीचे के जो चार दिखाए गए हैं ये बेंडिंग वाइब्रेशन के हैं। तो पहला है रॉकिंग। तो रॉकिंग क्या होता है, जैसे पहला एटम भी राइट में मूव कर रहा दूसरा भी राइट में मूव करे, या तो पहला अगर लेफ्ट में मूव कर रहा तो दूसरा भी लेफ्ट में मूव करे, इस तरीके से। सीजरिंग आपको पता है कैंची कैसे चलती है, अगर एक आर्म जो है वो राइट जाती है तो दूसरी कहाँ जाती है, लेफ्ट, यानी दोनों आर्म एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो इसको सीजरिंग कहते हैं। वैगिंग में क्या होगा, प्लस साइन का मतलब ये मेरी तरफ आएगा और माइनस साइन का मतलब ये आपकी तरफ जा रहा है, यानी कि एक जो है वो प्लेन से ऊपर की आ रहा है। जैसे मान लो ये आप स्क्रीन है वो प्लेन है, तो प्लेन से एक बाहर की तरफ और एक प्लेन से अंदर की तरफ। और इसी तरीके से ट्विस्टिंग की बात करें तो ट्विस्टिंग में क्या होता है, ये दोनों प्लस होंगे यहाँ पर वैगिंग में, यानी कि दोनों ही प्लेन से बाहर आएंगे या तो दोनों ही प्लेन के अंदर जाएंगे। और ट्विस्टिंग में क्या होता है, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के अंदर।
तो ये हमारे टोटल वाइब्रेशंस होते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्राइटेरिया दिया गया है, छोटा सा फिगर है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि एग्जाम के पर्पज से तो आती है साथ में, इसलिए अच्छी है क्योंकि ये हमारे इंडियन केमिस्ट या इंडियन साइंटिस्ट के लिए था, सर सीवी रमन, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस पर, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने किसकी बात को काउंटर किया था, इन्होंने रैले की बात को काउंटर किया था, उनके अगेंस्ट जाकर इन्होंने अपना एक थ्योरी एक्सपेरिमेंटल डाटा इन्होंने दिया। वो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये था कि नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की, तो ऐसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड से जाता है, वो एक्साइटेड में जाकर फिर से वापस ग्राउंड में आता है। तो ये किसने कहा था, ये रेले ने बोला था कि कोई भी मॉलिक्यूल जितनी फ्रीक्वेंसी से ग्राउंड से एक्साइटेड में पहुंचता है, उतनी फ्रीक्वेंसी से वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है। लेकिन रमन ने ये कहा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी और भी है क्या, कि मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड से निकलकर एक्साइटेड में जाए और पहली एक्साइटेड में आकर रुक सकता है, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी लेकर गया था उससे कम फ्रीक्वेंसी से वो नीचे आए। ठीक, सेकंड केस और क्या बन सकता है कि मॉलिक्यूल हमारा पहली एक्साइटेड से जाए और वापस ग्राउंड में आए, यानी कि जब गया तो फ्रीक्वेंसी कम लेकर गया और जब वापस आया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो ये दो केसेस जो बनाए थे ये रमन ने बताए थे। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रमन लाइंस कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं, स्टोक और एंटी स्टोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन आईआर, देन रमन, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं डिटेल से वीडियोस बनाऊंगा। तो ये एक जनरल था हम लोगों का जो भी टॉपिक था, स्पेक्ट्रम जो भी है हमारे पास, ये एक शॉर्ट वीडियो था ताकि आपको अवेयर करा दूं मैं कि किस स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंक्शन क्या होता है। जब तक आप बेसिक नहीं कर पाएंगे तब तक फिर आगे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं क्लियर हो पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।